बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, मईशत की हालत बहुत बेहतर होती जा रही है और मुल्क की जो इंडस्ट्रीज़ हैं और मुल्क के जो इदारे हैं वो बड़ी तेज़ी से तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं और इसी तरक्की में, इसी माशी तरक्की में जो हुकूमत है उसने अपने इदारों को फॉर सेल का टैग लगा के पेश किया हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में। और वो फॉर सेल का टैग ऐसे है, इसको आप कहें कि जी टके टोकरी के लफ्ज़ मार्केट में यूज़ होता है, जो बिल्कुल लेस वैल्यू की प्रोडक्ट्स होती हैं उनको बेचने के लिए तो टर्म्स यूज़ की जाती है कि ये प्रोडक्ट तो टके टोकरी हो चुकी हुई है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है कि चोरी द माल ते डांगा दे गज़। मज़े हैं जी, आप जितनी तबाही फेर सकते हैं फेर दें। कुछ इसी तरह का ये सानिया होने जा रहा है पाकिस्तान की एक एयरलाइन के साथ, PIA जिसके नाम से आप जानते हैं, वाकिफ़ हैं। और तबाही फेरी जा रही है जी। 85 अरब रुपए गवर्नमेंट ने फ़िक्स किए कि जी हम इससे ऊपर की बोली में ये PIA बेचेंगे, सारे एसेट्स बेचेंगे इसके। और 6 कंपनीज़ ने इसमें पार्टिसिपेशन का ख्वाहिश ज़ाहिर की कि जब हम इसको ख़रीदना चाहते हैं, और उसमें से एक ने अपनी बिड पेश की और वो 10 अरब रुपए में थी। ये सानिया कैसे हो गया जी? 85 अरब रुपए की चीज़ 10 अरब रुपए में आप लेना चाह रहे हैं। बाकी 5 जो कंपनीज़ ने अपना इंटरेस्ट शो किया था उनके साथ क्या हुआ? ये मिली भगत थी। गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी कि जी उनको ये अपनी जो कंपनी है एयरलाइन अपनी बेची जाए। इसका माली खसारा जो 2022 में बताया जाता है कि जी 88 अरब रुपए का खसारा था। तो ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 अरब रुपए का एक महीने का खसारा बनता है। और इस खसारे को मिनिमाइज़ नहीं किया गया, इस खसारे को कम नहीं किया गया और बेचने की बात है। और मैंने 2-3 जो एक्सपर्ट हैं इस एयरलाइन के बिजनेसेस में काम करते हैं उनसे मैंने बात की। मैंने कहा जी जिस PIA को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं चला सकी, फुल फ्लेज पावर के साथ सारी मिनिस्ट्रीज इसको सपोर्ट कर रही थी, रेवेन्यूज़ में सपोर्ट कर रही थी, रिकवरीज में सपोर्ट कर रही थी, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिस एयरलाइन को नहीं चला सकी, वहाँ एक प्राइवेट कंपनी के पास कौन सा कोई फार्मूला है, कौन सी कोई साइंस है जो वो एयरलाइन को प्रॉफिटेबल करके चला लेगी। अगर एक कंपनी, एक ब्रेन, एक दिमाग, एक कंपनी का CEO मॉडल बना सकता है कि वो PIA को ख़रीदने के बाद प्रॉफिटेबल कर सकेगा, तो हमारी हुकूमत, हमारी मिनिस्ट्रीज़ और हमारे जो इदारे हैं उनको क्या अज़ाब पड़ा है कि जी उनसे PIA प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। इस पे गुफ्तगू करेंगे मज़ीद डिटेल में कि जी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्या डील्स हो रही हैं, क्या शराइत रखी जा रही हैं और ये क्यों नहीं बिक रही, प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो रही। सीनियर साफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, फरहान मलगानी साहब, सर आपको वेलकम करते हैं। सर जी, ये क्या ड्रामा है हुकूमत का? 85 अरब रुपए और फिर 10 अरब में फिर शायद इतनी टफ रख दी गई हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत ने कोई ड्रामा किया है। हुकूमत के लिए तो ये एक किस्म का बोझ बन चुकी है PIA, जो हमारी कौमी एयरलाइन है। और हुकूमत इस इतना बड़ा जो खसारा है उससे तो जान छुड़ाने के दर पे है। तो उसी के पेश नज़र एक निजकारी बोर्ड के तहत इसको PIA को जो है पहले एक कंपनी में, होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट किया गया और यहीं से हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन आगे ये संजीदगी क्यों बरकरार नहीं रख सके और इसको क्यों अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, इस पे बहुत सारे मेरे ख्याल में सवालात उठते हैं। क्योंकि जब ये निजकारी बोर्ड बनाया गया, PIA की निजकारी का ऐलान किया गया, होल्डिंग कंपनी तक बना दी गई, उसके बाद इन्होंने प्रोफेशनल जो फर्म्स हायर करनी होती हैं वो भी हायर कर ली। लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखना है कि क्या वजूहात बनी कि जो 6 कंपनियां बड़ी आई, उसमें जो इदारे आए उसमें बिड में शामिल होने के लिए जिन्होंने ऑफ़र की, उसमें से 5 तो एंड टाइम पर भाग गए और एक कंपनी सिर्फ बच गई जिसने सिर्फ 10, जैसे आपने कहा कि सिर्फ 10 अरब रुपए की उसने बोली पेश की है अपनी। तो ये तो बिल्कुल अपनी चीज़ों को औने पौने बेचने वाली बात हुई। और हमारी हुकूमत ने अभी इस पर फैसला करना है, क्योंकि ये काबीना में जाएगा ये, और वो डिसाइड करेंगे कि हमने इस बोली को एक्सेप्ट करना है कि इसको रिजेक्ट करना है। तो बाकी जो अब तक की जो सूरत हाल है वो हम सब पूरी कौम के सामने है और बड़ी तशवीशनाक है मेरे ख्याल में। क्योंकि हमारा कौमी इदारा है, एक हमारा एसेट है
उसको बिल्कुल इस तरह से औने पौने बेचने जा रही है अगर गवर्नमेंट, तो इससे बेहतर है कि इसको खुद ही इसमें इस्लाहात क्यों नहीं की जाती और इसको बेहतर क्यों नहीं किया जा सकता। जब एक प्राइवेट फर्म जो है या कोई इदारा एक आप उसके हवाले कर रहे हैं कि ये इसमें बेहतरी लाएगा, तो गवर्नमेंट के पास तो ज़्यादा पावर होती है और ज़्यादा विल होती है, उसको ठीक किया जा सकता है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे और इस मामले में संजीदा हो और सिंसियरली इस पर काम किया जाए, तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है कि एक खसारे वाले इदारे को मुनाफे में बदला जा सके। अच्छा, मैं एक जगह पे मौलाना से पढ़ रहा था कि जी इसका जो बेसिक पॉइंट्स जो उन्होंने दिए हैं ना से, वो उन्होंने दिया है कि जी ये सियासी मुदाखलत ने इस इदारे को बर्बाद किया है। और सियासी मुदाखलत में दो चीज़ें आ जाती हैं कि जी आप को मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो इसको यूज़ करती है, फिर रिकवरी नहीं देती, वो डिफ़ॉल्ट का होता है। दूसरा मैन पावर इसकी मसला है जी, सब सियासी भर्तियाँ इतनी कर दी गई हैं क्योंकि जी साहब पॉलिटिकली दौर में जिसका भी आया है टेन्योर आया है उसने इतनी भर्तियाँ कर दी हैं कि जी वो तबाही फेर दी है। तो अभी एक ही फार्मूला वो जो बता रहा था, वो कहते हैं कि जी अगर आप मैन पावर्स को राइट साइजिंग तक ले आएँ आपका खसारा कम हो जाता है। जी नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही दुरुस्त निशानदेही की है। हमारी तमाम हुकूमतों ने किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इसमें, और यही वजह है कि हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन रिकॉर्ड इसकी मुखालफत करती रही हैं पीआईए के निजकारी की। उनका इसमें मफाद यही था कि उनका वोट बैंक और उनके जो भर्ती किए गए लोग थे उनको बचाना उनका मेन मकसद था। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, PTI हो, सब ने ही अपना एक हिस्सा डाला है। नवाज लीग ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे भर्तियाँ की। तो नो डाउट कि ये एक सियासी हमारा इशू भी रहा है, और लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खुल के निजकारी के अमल की, तमाम इदारों के निजकारी के अमल की वैसे मुखालफत करती रहती है, तो उनका एक अपना लाए अमल और मौक़िफ़ है और मंशूर है जिस पे वो कार्बन है। लेकिन मेरे ख्याल में जो इस लेवल पर अब जब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि हमने इसको PIA की निजकारी करनी है और इस खसारे से ओवरकम पाना है, इससे जान छुड़ानी है, तो उस पर क्या उन्होंने जो पैरामीटर्स थे वो तय किए थे और उस पर किस तरह अमल नहीं किया जा सका। मेरे ख्याल में इसमें कुछ लोगों की नाअहली है, उसको फिक्स करना चाहिए और ज़िम्मेदारी का तयन करना चाहिए कि ये क्या वजूहात बनी और कहाँ पे हमें नाकामी हुई। हमें अपने गिरबान में झांकना होगा, वरना माजी की जो आपके इल्म में है कि जो हमारी कौमी एयरलाइन है PIA, इसका दुनिया में एक बड़ा नाम था, और PIA ने अमाराती बहुत सारी जो इस टाइम पे एयरलाइंस हैं उनको खड़ा किया है, उनको ट्रेनिंग दी है। और ये क्या वजह हुई कि इन वजूहात को हमने देखना होगा कि जो हेल्प आउट करती रही है दूसरे मुल्कों की एयरलाइंस को खड़ा करने में, वो एयरलाइन ही क्यों बैठ गई और इतने खसारे का शिकार क्यों हुई। इस बारे में मेरे ख्याल में हमें गौर करना चाहिए। अपनी इसमें सियासी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी देखना चाहिए, हमारे इस्टेब्लिशमेंट को भी गौर करना चाहिए कि हम बासियत कौम हमारे इदारे जो हैं वो क्यों खसारे का शिकार हो रहे हैं। दुनिया में तो इस किस्म के बिज़नेस प्लान नहीं है जिस किस्म का अब PIA का जो मॉडल चल रहा है। मिसाल के तौर पे 100 अरब का खसारा जो है ये कोई भी गवर्नमेंट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, और IMF भी इस जानिब जो मालियाती इदारे हैं वो भी हक बंजानिब हैं कि इतने खसारों से जान छुड़ाई जाए, क्योंकि हमारे ऊपर कर्ज़ों का इतना बड़ा बोझ है कि उससे निपटने के लिए हमें इसके जो है इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा। अच्छा, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि ये खसारे से निकलने के लिए IMF भी कह रहा है कि जी गवर्नमेंट भी आपको भी इसमें चाह रही है कि जी मैं इस खसारे से, देखिए अगर वो खुद एक्शन नहीं लेती, गवर्नमेंट एक्शन ले, ये इस वक्त जो 7200 बंदों का जो जहेज़ में ये देगी गवर्नमेंट, जो पार्टी इस PIA को ख़रीदेगी, तो वो ख़रीदारी में 7200 7200 जो एम्प्लॉइज़ हैं ये जहेज़ में उसको मिलेंगे, और वो उसके लिए शराइत भी आप बताएंगे कि जी वो कितनी सख्त हैं। तो उसने तो 2 साल बाद 3 साल बाद उसने भी तो इसको छुरी फेरनी है, इसको हाफ तक लेके आना है, 3-4 हज़ार बंदे उसने निकालने हैं। तो उस वक्त तो भी गवर्नमेंट को बातें सुननी पड़ेंगी, देखें जी आपने PIA को भेज दिया, उन्होंने बंदे निकाल दिए, तो ये खुद क्यों नहीं स्टेप लेते? ये बिल्कुल, एक दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया और 5000 बंदों को उसके डाउन साइजिंग करके राइट साइजिंग उसकी की गई। तो कोई वजह नहीं कि अगर गवर्नमेंट संजीदा हो तो इसको
कंपैक्टेबल बनाया जा सकता है, जो हमारा फ़्लाइट ऑपरेशन है उसके हिसाब से हमारी वर्क फोर्स भी उसी तरह होनी चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप स्टैंडर्ड्स देखें तो एक फ़्लाइट ऑपरेशन को 200 से 250 अफराद जो हैं वो डील करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अलमिया के 700 से 800 लोग उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो यही एक बोझ है और मेरे ख्याल में फ़र्क है जिस पे हम ओवरकम नहीं हम पा सके। तो दूसरी तरफ हमारे जो तैयारे हैं, आपको पता है PIA के, वो इस टाइम हमारे पास उनकी तादाद 33 है, जिसमें से हमारे पास 17 A320 हैं, 12 हमारे पास जो बोइंग तैयारे हैं 777, और उनमें से आपको दिलचस्प बात यह है कि 15 जो हैं वो तो वैसे लीज पर है, और बड़ी तादाद यूरोपियन कंपनी है, एयरबस कंपनी वो फराहम कर दी है, वो उन्होंने हमें लीज़ पे दिए हुए। चंद तैयारे जो हैं वो जो बोइंग 777 हैं वो हमें अमेरिका ने लीज़ पर दिए हुए। तो जब आप एक कोई भी कारोबार आप शुरू करते हैं, आपको लीज़ पे कोई चीज़ हो तो आपने उसका लीज़ भी पे करनी है, उसके एक्सपेंस भी निकालने हैं, उसके पेट्रोल के और उसके टैक्सेस भी अदा करने हैं। तो ये वर्किंग प्लान और बिज़नेस प्लान को आप देखें तो ये मेरे ख्याल में लायबल ही नहीं है। तो किसी तरह भी अफोर्ड नहीं कर सकते हम उसको, वर्क प्लान को अच्छा बनाना चाहिए था। और भारी मुआवज़ों पे हमने CEOs गैर मुल्की हायर किए 50-50, 60-60 लाख माहाना पे, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने वो भी PIA को दुरुस्त उसका बिज़नेस प्लान ठीक नहीं कर सके। तो उसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह यही है कि मेरे ख्याल में सियासी मुदाखलत और जो हमारे इदारों की मुदाखलत है वो बहुत ज़्यादा उसमें कार फरमा रही है। तो अगर नेक नीयती हो और गवर्नमेंट की विल हो तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट खुद भी इस खसारे पे काबू पा सकती है, उसके लिए अमली इक़दाम किए जा सकते हैं। अब एक प्राइवेट फर्म को आप जैसे बता रहे हैं कि उनको आप 1 से 3 साल का टाइम दे रहे हैं कि ये आपने इन एम्प्लॉइज़ का बोझ भी बर्दाश्त करना है, एम्प्लॉइज़ को नहीं छेड़ना, हाथ में लगाना, तो वो ये हमारे जायज़ में है। जी बिल्कुल। तो वो एक प्राइवेट फर्म उसको किस तरह से अफोर्ड करेगी? अगर वो एक साल से 3 साल का आप उनको वक्त दे रहे हैं तो आपने तो कई साल गुजार दिया, और आप करना चाहते तो इसको आप अपना राइट साइजिंग उसकी की जा सकती थी, तो वो क्यों नहीं की गई? तो 85 सन 1985 से लेके अब तक जो है वो खसारे का अमल जो शुरू हुआ उस पर ओवरकम नहीं पा सकी गवर्नमेंट। तो उसकी भी वजूहत जानने की ज़रूरत है। एक सिर्फ 2006-07 में हमने प्रॉफिट दिया PIA ने, उसके बाद तो सारा का सारा 1 साल, जी सिर्फ 1 साल, बाकी तो हमारा खसारे के साल गया। ये मेरे ख्याल में मुशर्रफ का दौर था। जी मुशर्रफ के दौर में एक दफ़ा 1 साल में जो है वो हुआ, और 2017 में एक दफ़ा हमने ब्रेक थ्रू, जो ब्रेक इवन कहते हैं उसको, उस लेवल पे पहुँचे। लेकिन बाकी सारा हमारा खसारे पे जा रहे हैं, और अब ये खसारा बढ़ के 100 अरब से ज़ायद हो चुका है सालाना। अच्छा। तो उसी की वो है कि हम उस पर अपने खसारे पे काबू पाने के लिए वो हमें अपनी अमली इक़दाम करने होंगे, और गवर्नमेंट जो है वो निजकारी के अमल की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई। और ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बदनामी है, और इतनी कम बोली आई कि ये उनके लिए उस पर उनकी बदनामी का बायस ही बनेगी। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप ये रियल एस्टेट में देखें, प्लॉटिंग में या गाड़ियों में, आपको बंदा कोई गाड़ी बेचने के लिए जा रहा हो ना, तो वो कहते हैं कि जी मेरी डिमांड जो है ना जी वो 10 लाख रुपए की है। तो अगर कोई डीलर उसकी प्राइस मतलब लो प्राइस लगा देते हैं, मतलब 5 लाख रुपए में, वो नाराज़ होता है, उसने कहा जी तूने मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है ना जी वो बड़ी कम कर दी है। तो ये तो गूंज चली जाती है ना कि जी फलां बंदे ने 5 लाख रुपए रेट लगा दिया था, तो उससे वो जाता नहीं ऊपर। अच्छा, मेरा सर ये है सवाल कि जी इस वक्त जो खसारा है PIA का वो तकरीबन 850 अरब, ये 1 साल का खसारा तो है नहीं। ये आप जैसे अभी कह रहे हैं कि जी 100 अरब रुपए का खसारा बनता है और ये सालाना, और तकरीबन ये 8 से 8.5 अरब रुपए का पर मंथ खसारा है। ये 1 साल में वर्किंग नहीं करते, ये महीने की वर्किंग नहीं करते कि 1 महीने का आपका 8 अरब रुपए का नुकसान हो गया, अगले महीने फिर 8 अरब का कर रहे हैं, फिर 8 अरब का कर रहे हैं, पूरा साल गुजर जाता है। फिर जब ये पार्लियामेंट में बैठते हैं, ये नवाब के बच्चे जो दिमाग बड़े बड़े बैठे हुए हैं, ये उसको कैलकुलेट नहीं करते कि यार ये नुकसान हमारा 100 अरब रुपए का हो गया है, अगले साल के लिए फिर हमने 100 अरब रुपए PIA को दे देने कि यार ये मरो, अपने तनख्वाहें चलाओ और सारे काम धंधे करो और मुल्क की खैर है। जी बिल्कुल, यही तो वजूहत है कि हमारा मुल्क जो है वो कर्ज़ों के अंदर धंसता जा रहा है, और मालियाती इदारे भी इस जानिब हक बजानिब हैं कि आप पहले इन लाइबिलिटीज़ से जान छुड़वाएं ताकि आप अपनी जो मईशत है उसमें बेहतरी लाई जा सके। क्योंकि कर्ज़ों का बहुत बड़ा हिस्सा जो हम IMF से ग्रांट लेके जो हम छलांगे लगाते हैं कि जनाब हमारी बड़ी अचीवमेंट है और हम ये लोन हमने सेंक्शन करवा लिया, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो हमारे कर्ज़ों में ऑलरेडी, और जो
कर्ज़ो दर कर्ज़े हम उसका सूद अदा कर रहे हैं उसमें जा रहा है, और ये जो कौमी इदारे जो हमारे खसारे में जा रहे हैं उनकी पेमेंट्स की अदायगियों में जा रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें इस पर गौर करना होगा, और ये कोई 1 साल की कहानी तो है नहीं, ये 100 बरस का किस्सा है, 1-2 पल की बात नहीं। तो बाकी कौमी जो हमारी एयरलाइन है इसका एक नाम था जिस पे हमारे शायर फैज़ साहब ने भी एक उन्होंने बरजस्ता इसके लिए एक नाम दिया था कि बाकमाल लोग लाजवाब परवाज़। अच्छा, ये आपको मैं करेक्ट कर दूं कि ये जो बाकमाल लोग और लाजवाब सर्विस है ये बाद में चेंजिंग की गई, लेकिन जो फैज़ साहब का था वो बाकमाल लोग और लाजवाब परवाज़, और उसका एक नाम था दुनिया में PIA का उसका। अब तो ये एक तंज बन के रह गया है, ये जो फिक्रा है बाकमाल लोग और लाजवाब जो सर्विस है वो एक तंजिया इस्तिलाह के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और उसने इसको साबित भी किया है कि ये अब जो मौजूदा बोली है उसमें भी बाकमाल ही हमने लोगों ने उसमें किरदार अदा किया है, और जो हमारी सर्विस है वो भी लाजवाब ही रही है। अच्छा मौलाना साहब, ये बताएं कि ये जो आप जैसे अभी बता रहे थे कि ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि जी 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई है, तो KPK गवर्नमेंट ने भी सुना है कि उन्होंने कहा कि अगर 10 अरब रुपए में आपने PIA बेचनी है और सारे एसेट्स बेचने हैं तो 10 अरब रुपए में तो हम खरीद लेते हैं। जी बिल्कुल, KPK गवर्नमेंट ने तो मेरे ख्याल में कोई एक पॉलिटिकल स्टंट ही खेला है, क्योंकि पहले CM जो KPK हैं उनको अपने इदारों में अपने सूबे के लिए अंदर बेहतरी सराहत लानी चाहिए। कितने बच्चे उनके स्कूलों में आउट ऑफ स्कूल हैं, कितने हेल्थ मराकज़ बेहतरी की ज़रूरत है वहाँ पे। मेरे ख्याल में इन चीज़ों को फोकस करना चाहिए बकाया, या ये तो मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल स्कोरिंग ही इसको कह सकते हैं कि आप इतनी कौमी बड़ी एयरलाइन, एक हुकूमत कौमी लेवल पे नेशनल लेवल पे उसको नहीं चला पाई, तो एक सूबा जो है वो अब ऑफर कर रहा है कि जी अगर 10 अरब ही देने, मेरे ख्याल में उन्होंने भी एक 10 अरब को तंज किया है कि अगर इतने पे बेचनी है तो फिर हम खरीद लेते हैं। अगर हमने इतना बड़ा हमारा अरबों रुपए का जो असासा है, अगर हम उसको कोड़ियों के भाव बेचने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा वाई नॉट अस, तो फिर हमें ही दे दें, हम इसको चला लेंगे। तो दूसरी बात ये कि जो आपने बात की कि 10 अरब की बोली दी, तो वो भी एक डेवलपर हैं, उनका भी एयरलाइन का एविएशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कंपनी को कंसीडर भी किया जाना चाहिए था। और ये भी एक सवालिया निशान उठता है कि उसको बोली के अंदर क्वालिफाई किस तरह किया गया। जो हमारी 6 बोली दहिंदा आए थे उसमें से सिर्फ 2 ऐसी कंपनीज थी जो इसका एविएशन का एक्सपीरियंस रखती थी, तो एक उनके साथ और एक एयर ब्लू, 2 जी बिल्कुल, ये 2 थी। उसके अलावा तो जितने भी लोग आए वो या तो रियल स्टेट से थे या बाकी दीगर बिजनेस से उनका ताल्लुक था। तो क्या वजूहात हैं कि वो लोग आए भी, उन्होंने बिड में शमूलियत भी की, फाइनल बिड में तो नहीं आए, लेकिन उससे पहले जो हमारी मीटिंग्स हुई उस फर्म्स के साथ उसका अमल बने और उस अमल का हिस्सा बने, तो उसको हमारी क्या शराइत ऐसी थी या हमारे कोई टेक्निकलिटीज़ ऐसी थी या कोई क्या वजूहात थी कि भाई वो वहाँ से भागने पर मजबूर हो गए और वो दोबारा सीरियस जब फाइनल बिड की बारी आई तो वो उसमें नहीं नज़र आए। तो ये हमें भी देखना चाहिए, गवर्नमेंट को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि क्या वजूहात हैं, उनकी क्या डिमांड्स थी और हमने उनकी जानिब से उन पर क्या चीज़ थोपने की कोशिश की कि वो भाग गए। क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक उनको जो है हमारे पास जिस तरह आप ये 33 तैयारे हैं तो उनको इस किस्म की शराइत दी गई कि हमारे ये मुलाजमीन, जैसे आपने भी कहा कि ये 3 साल आपने हमारे मुलाजमीन को भी नहीं छेड़ना, और तैयारों की तादाद जो है 33 से बढ़ा के आपने 45 तक लेके जानी है। रूट सारे ऑपरेशन कर रहे हैं, रूट्स भी सारे ऑपरेशन कर देने हैं। अब गवर्नमेंट की लेवल में आप होते हुए आप यूरोप के रूट्स आप बहाल नहीं करा सके, वहाँ पे पाबंदी लगवा बैठे। तो एक प्राइवेट फर्म से आप इस किस्म का तकाजा कर रहे हैं कि जी पहले ही साल आपने सारे रूट्स भी बहाल कर देने हैं, जहाज भी ले लेने हैं, और इस तरह से मेरे ख्याल में वो हाँ जी इस कचरा टीम के साथ, इस टीम के साथ, ये जो कचरा टीम जो PIA को तबाह कर रही है, इसी टीम के साथ आप तवक्को करेंगे। आप तरीन साहब के आपने जैसे निशानदेही की 850 अरब का जो खसारा था, उसमें गवर्नमेंट ने एक गुडविल क्रिएट करने के लिए 600 अरब रुपए तो उसने खजाने में उनके अकाउंट में जो होल्डिंग कंपनी है उसमें वैसे ही फिक्स कर दिए ताकि सरमायाकारों को जो है वो इतमाद हम बहाल कर सकें। 850 नजर 200 नजर। जी बिल्कुल, तो वो 600 अरब बहुत बड़ी अमाउंट है, उसको हमने फिक्स कर दिया कि ये हम इसको उतारने के लिए तैयार हैं, बाकी आप अपना शेयर डालें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई सीरियस कस्टमर नहीं आया, एविएशन के तजर्बा कार जो कंपनी है वो नहीं आई, तो इस पे पूरे सिस्टम को जो है उसको हमें रीअसेस करना पड़ेगा। और जो हमने एक और सवाल भी यहाँ पे जन्म लेता है कि अपने जो प्रोफेशनल फर्म जो हायर की
इस सारे अमल को उसका लाया जो बनाने के लिए और उसकी सारी असेसमेंट करने के लिए। और उनका काम था कि ये बहुत प्रोफेशनल एविएशन से रिलेटेड तजर्बा की जो कंपनीज़ हैं उनको यहाँ पर लाती, उनको ऐसी ऑफर्स जो ऑफर्स हैं उनको दी जाती, उनको अट्रैक्शन दी जाती, तो ये वो इस अमल में हिस्सा लेते। वो नहीं आए तो हमने वहाँ पे भी मेरे ख्याल में 7 से 8 अरब तो हम वहाँ पे ही ज़ाया कर चुके हैं, क्योंकि ये अमल कोई इस साल नहीं हुआ, कंसल्टेंसी की मद में। ये 2015 में भी हम बड़ी सीरियस मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी और उसमें भी हमने वैसे ही प्रोफेशनल जो कंसल्टेंसी फर्म है उसको हायर किया। और मोहम्मद जुबैर थे जी, मोहम्मद जुबैर जो निजगारी बोर्ड के कमीशन के चेयरमैन थे, तो वो भी चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पीटीआई ने खुल के मुखालफत की उसकी, साथ में एमकेएम भी मुखालिफ थी। तो ये सियासी वजूहात भी अपनी जगह पे। उस वक्त मिफ्ता इस्माइल ने भी कुछ स्टेटमेंट दी थी। जी, मुफ्ता इस्माइल की तो बड़ी टेल्स थी और बड़ी वो उसको दिलचस्प स्टेटमेंट है कि जनाब बाय वन गेट वन फ्री, कि जनाब हमसे आप PIA लें, हम आपको स्टील मिल आपको फ्री में देंगे। यानी कि एक मुसीबत आप हमसे छुड़ाएं तो दूसरी भी हम आपके गल में वैसे ही डाल देंगे। तो वो तो सियासी बयानात हैं, वो चलते रहते हैं। अच्छा, इस सारे अमल में, प्रोसेस में वज़ीर निजगारी कहीं नज़र आई हैं अलीम खान साहब? जी नहीं, मेरे ख्याल है बहुत सारे लोगों ने, कल भी एक हमारे पूरे सोशल मीडिया पे और उस पर चलता रहा कि उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई अलीम खान साहब से, लेकिन वो पूरे मंजर से गायब हो गए। तो वो खुद भी, अगर इस तरह की रियल स्टेट की कंपनी ने ऑफर देनी थी तो उससे अच्छी तजर्बाकार रियल स्टेट का तो वो रखते हैं और बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो वो खुद भी आगे आके इस किस्म की ऑफ़र दे सकते थे। लेकिन मैंने तरीन साहब एक और बात भी बताऊं कि ये 10 अरब की जो बोली आई है, तो इसकी फेवर में भी कोई सरमायादार और जो सनतकार हैं, क्योंकि ये सारे एक जैसे ही होते हैं, एक दूसरे के मफादात को मद्देनज़र रखते हैं, तो उसकी फेवर में भी बोलते हुए लोग हमें नज़र आए। जहाँ पे हम इसके ऊपर क्रिटिसिज्म सुन रहे हैं, तनकीद आ रही है कि जनाब इतनी कम बोली आ गई, तो वो उसकी सपोर्ट में कुछ लोग जो जैसे हम माफियाज हैं वो भी खुल के सामने आ रहे हैं कि जनाब इतने खसारे की कंपनी को लेने के लिए अगर कोई आगे आ रहा है तो जनाब उसको दे देना चाहिए, कि आगे ये भी देखना चाहिए कि इनके आगे इन्होंने 100 अरब का खसारा भी उसको ओवरकम करना है। इसी तरह जो ब्लू वर्ल्ड के जो CEO हैं उनके भी इस किस्म के बयानात आए, सिर्फ 10 अरब की ऑफर को ना देखा जाए, आगे जो हमारा खसारा और ये मुलाजिम की मद में जो हमारे अंदर और जो चीज़ें हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं उसको भी देखा जाए कि उसको भी तो हमने उस बिजनेस प्लान में ओवरकम करना है। नहीं, लेकिन उसी के जो ब्लू वर्ल्ड के है ना जी CEO हैं साद साहब, उनकी जो कल BBC को उन्होंने इंटरव्यू दिया ना, उसमें उन्होंने एक चीज़ की उन्होंने कहा कि जी लोग पैसा लगाते हैं कारोबार ख़रीदने के लिए, वो लोग नाकामी नहीं खरीदते, ये नाकाम प्रोजेक्ट है तो इसके लिए हमने क्यों पैसा लगाएं, इतना इसकी वर्थ हमारे हिसाब से इतनी बनती है और हम लगा रहे हैं। उसी के बयान को लेकर फिर बाकी बिजनेस कम्युनिटी जो है ना जी वो उसको सपोर्ट करने के लिए पहुंच रही है कि जी बाकी ठीक है। मेरे ख्याल में ये अभी कैबिनेट में ये जाएगा, चांसेस हैं इसकी अप्रूवल हो जाए। अब ये तो गवर्नमेंट के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी क्या सोच है और किस तरह से है। लेकिन जो निजकारी बोर्ड है उसने तो मेरे ख्याल में कोई पॉजिटिव कमेंट्स नहीं देकर आगे फाइल रवाना की, तो मेरे ख्याल अगर उसके निजकारी कमीशन बोर्ड का जो उसकी कमेंट्स को और उसकी जो रिमार्क्स हैं उसको देखा जाए तो ये बोली मेरे ख्याल में मुस्तरद ही हो जाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको आगे देखना चाहती है लॉन्ग टर्म, लेकिन एक बात जो तरीन साहब, अगर किसी प्रोफेशनल कोई कतर एयरलाइन या कोई और इस तरह के जो हैं वो अगर ऑफर दें तो फिर भी सोचा जा सकता है कि वो इसको शायद, क्योंकि इस फील्ड का तजर्बा रखते हैं तो शायद कोई बेहतरी ला सकें। अब एक रियल स्टेट का बंदा कहे कि जनाब मेरे से प्लाट लेके आप इसको उसके बदले में मेरे से प्लाट ले लें रकम की बजाय, ये भी ऑफर आ रही है, ये भी ऑफर ये देखें तो इसमें मेरे ख्याल में इतना सीरियसनेस नहीं है इस मामले में। अच्छा मगर साहब, जैसे अभी ये कतर की बात की आपने, एयरलाइन की बात की, ये अलार्मिंग नहीं है कि जी आपका इतना बड़ा इदारा, इतना बड़ा नाम, इसके लिए पूरी दुनिया में किसी एयरलाइन कंपनी ने अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया कि यार ये मैं बाय कर लेता हूँ? सर साहब, इससे बड़ी अलार्मिंग बात यह है मेरे ख्याल में कि आप एक तरफ दावे कर रहे हैं कि जनाब हमारे मुल्क में सरमायाकारी इतने अरबों डॉलर की आ रही है और गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि जी हमारे MOUs जो हैं सऊदीया के साथ, कतर के साथ, अमाराती ममालिक के साथ, वो 24 से बढ़ के 37 हो चुके हैं, MOUs हो गए हैं, अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आ रही है, तो वाई नॉट NPIA? तो इतना बड़ा कौमी एसेट है तो इसमें क्यों सरमायाकारों को हम नहीं ला सके और उसको अट्रैक्शन पैदा नहीं की गई उसके लिए कि भाई वो यहाँ पर आते और
अपनी इन्वेस्टमेंट करते। मेरे ख्याल में अगर इस तरफ अगर कोई हम बड़ी सरमायाकारी लाने में कामयाब हो जाते तो हमारा गवर्नमेंट का इमेज भी बेहतर हो जाता और सरमायाकारों की मज़ीद अट्रैक्शन का बायस बनता ये अमल। लेकिन मेरे ख्याल में इससे एक मैसेज गया है कि जनाब हमारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल औने पौने फ़रोख्त होने के लिए दस्तयाब हैं। और आप जैसे मेरे मिसाल कोई बेहतर अच्छी तो नहीं है मेरे ख्याल में, जैसे एक नशाई होता है, जब उसको नशे की तरह उठती है तो वो अपने घर की चीज़ें औने पौने बेचने पे आ जाता है। तो मेरे ख्याल में हमारी हालत भी वैसे ही हो चुकी है। अब हमने अपने असासे औने पौने फ़रोख्त करने हैं और इसको हम सरमायाकारी का नाम दे रहे हैं। ठीक है मौलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन करम, ये था आज का प्रोग्राम। और जो एंड रिजल्ट्स हैं जी वो ये हैं कि जी हम खुद नहीं चाहते, पॉलिटिकल पार्टीज़, हुकूमत नहीं चाहती कि हमारे इदारे किसी भी हवाले से बेहतरी की तरफ अपना सफ़र शुरू करें। हम चाहते नहीं हैं। जैसे वो एक वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था ना कि ये बेगर्स डोंट हैव चॉइसेस, लेकिन चॉइसेस हैं बेगर्स के पास भी जी, लेकिन उसके लिए उसको कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी खुददारी के लिए उसको स्टैंड करना पड़ता है, अपनी अना के लिए स्टैंड करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ों को अगर वो मार देता है, अपने ज़मीर को मार देता है, अना, खुददारी, ईगो सब कुछ ख़त्म करके, फिर वो कहते हैं कि जी बेगिंग की बड़ी ज़बरदस्त चॉइस है। एक खूबसूरत शेर के साथ इख्तिताम करना चाहूँगा। हरगिज़ मुझे कबूल नहीं ज़िद तेरी कि मैं, हरगिज़ मुझे कबूल नहीं ज़िद तेरी कि मैं खुददारियों को बेचकर पासे वफा करूं। ये सर मुझे अजीज़ है इज़्ज़त की हद तलक, ये सर मुझे अजीज़ है इज़्ज़त की हद तलक, इज़्ज़त नहीं तो सर का मैं गर्दन पे क्या करूं। चॉइस है आपके पास जी और फैसला आपने करना है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।